अस्सलाम वालेकुम। निगम साहब। माय नेम इज जिशान हसन। अच्छा जी। मोर देन 12 इयर्स हो चुके हैं और मुझे ईसीसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, ठीक है, कौन कौन से पेपर्स में पढ़ा रहा हूँ मैं, इनिशियल लेवल से लेके एडवांस लेवल तक तकरीबन सारे पेपर्स पढ़ा रहा हूँ एक्सेप्ट फॉर टैक्सेशन, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस परफॉर्मेंस, सॉरी एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये तीन पेपर है जो अभी नहीं पढ़ा रहा, फ्यूचर का कोई पता नहीं। अच्छा जी। जी ठीक है। पढ़ाने के अलावा क्या तीर मारा है जिंदगी में? वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो मेरा डिलॉयट में, जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, वन ऑफ द बिग फोर ऑडिट फर्म्स में से है, उसमें एज एन ऑडिटर काम करा। सिक्का इंक्स पाकिस्तान, जो कि इंक मैन्युफैक्चरर है बैंक नोट्स की, मल्टीनेशनल कंपनी है, स्विस बेस्ड कंपनी है, वहां पे एज एन फाइनेंस एसोसिएट काम कर। मलन सिक्योरिटी सॉल्यूशंस पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी है जो कि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, वहां पे एज एन फाइनेंस एग्जीक्यूटिव काम करा। फिर जी आई वाज द फर्स्ट वन, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन थोड़ा ब्रीफ रखते हुए जो इम्पोर्टेंट मेरे कारनामे हैं मैं वो बता रहा हूँ खाली। एसीसी ब्लॉग्स राइटर, यानी मैं रह चुका हूँ पाकिस्तान से पहला और वाहिद बंदा हूँ जिसने एसीसी के लिए ब्लॉग्स लिखे हैं। ठीक है। ठीक होगा उसके जी। अलावा जी, जो मेरी एक अचीवमेंट जो मैं खुद के मानता हूँ कि यार जो छोटी सी एक अचीवमेंट है वो मेरी क्या है कि जी फाउंडर हूँ और ट्रेनर हूँ किसका, accountancy.com। ठीक है। जी ठीक तो होगा। आज की क्लास में, आज के सेशन में हम लोग, जो मैं आपसे बात करूंगा वो दो बातें इसमें होंगी इस सेशन में, और वो होंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 को लेकर। सबसे पहले तो जी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मैं आपको जो है कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, और फिर इसके ऊपर बात होंगी कि भाई इस पेपर को पास किस तरह किया जा सकता है। वो टिप्स दूंगा जो जिससे आपके लिए पेपर पास करना काफी हद तक ऐसा हो जाएगा कि जी पीस ऑफ केक। ठीक है, यानी कि अगर इन बातों पे आप लोग अमल करते हो तो आराम से ये पेपर पास कर सकते हो, और थोड़ी सी ज्यादा जान मार लो, अगर रीजनेबल जान मार लोगे तो अच्छे नंबर से पास करोगे, ना के 50s में। ठीक है, तो अब उस तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जी सिंपली जी आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लिया accountancy.com की, और हम लोग आएंगे किस पे, लाइव ऑनलाइन क्लासरूम पे। इसका फीचर क्या है, लाइव ऑनलाइन क्लासरूम के फीचर्स क्या है जी? इसके फीचर्स ये है कि इसके अंदर आपके पास पूरे कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद है, और लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, कंडक्ट हो रहे हैं, वीकली बेसिस पे होते हैं। ठीक है, 2 to 3 डेज लाइव सेशंस वीकली, और रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, लाइव सेशन ऑब्वियसली फॉर अ सेशन होंगे, और अ पर्टिकुलर सेशन होंगे जिस सेशन के लिए भी आप क्लासेस ले रहे हो, लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो होंगे आपके पास वो 180 डेज तक का एक्सेस होगा। 180 डेज मीन्स 6 मंथ्स, यानी कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, अगर एक अटेम्प्ट में पेपर रुक जाता है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास एक्सेस स्टिल मौजूद है। आपको दोबारा जो है कहीं पे जाके क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग देख के पेपर दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। जी ठीक होगा। अच्छा जी, कौन सा अब बात करें जी, सबसे पहले कोर्स कंटेंट के ऊपर, कोर्स आउटलाइन के ऊपर, तो हमारे पास सबसे आ जाता, पहले आ जाता है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में जो बात होगी, क्या चीजें आ जाती हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में, वो ये चीजें आ जाती हैं कि जी आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, प्रूडेंट कॉन्सेप्ट क्या है, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, रेलेवेंस किसे कहते हैं, वेरिफाइबिलिटी किसे कहते हैं, टाइमलीनेस किसे कहते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो रहे होंगे जो कि आप बचपन में F3 लेवल में भी पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। फिर एसेट क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, कैपिटल क्या है,
रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो सर इस पे वक्त जाया करना जरूरी है क्या? हाँ बेटा जरूरी है। क्यों जरूरी है सर? क्योंकि भाई एमसीक्यूज में नो मैटर व्हाट, आइदर वो ओटीक्यूज में या एमसीक्यूज में कहीं पे भी अगर आपको ये चीज मिल जाती है 2 मार्क्स की, तो इट कैन बी अ डिफरेंस बिटवीन 40 and 50, तो ये आपने करना ही करना। ठीक है। जी अगला सही। इससे फिर रिलेटेड एग्जाम के एमसीक्यू ब्रेक आ रहा होगा। ठीक है। फिर आपने जो अपने प्रीव्यू लेसन्स में भी देखो। ओके, सो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, आपने ये विंडो यहाँ से साइड से क्लोज कर देनी है और आपने प्ले बटन क्लिक कर देना है, तो आपकी वीडियो प्ले हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हो। ठीक है, स्ट्रीमिंग होगी और आपका जो सेशन है वो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जी ठीक है। मैं इसको ये बैक कर देता मैं हूँ। ऑलरेडी ये देख चुका हूँ। ठीक, मैं वैसे ही दूसरों को जी भी जी। बताने के लिए जी जी। एक डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था चीज। ठीक है, तो IS16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बेसिकली किसके ऊपर था जी? कि प्रॉपर्टी क्या, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, नॉन करंट एसेट्स को इनिशियली आपने कैपिटलाइज करना है, तो किस तरह आप करोगे, कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होगी, आप तो इस चीज को देख चुके होगे। ठीक है ना मुजम्मिल? जी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स एसेट क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, आपको इस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वी विल सॉर्ट यू आउट। इस पर हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जी। फिर रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह के बाद हमारा IS16 कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग आते हैं, अब आप इसके बाद देखोगे नेक्स्ट लेसन IS20 गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है? गवर्नमेंट जो आपको असिस्टेंस देती है या आपको कुछ फेवर वगैरह कर रही होती है कि लेट से वो आपको कहती है किसी रिमोट एरिया में जाके इंडस्ट्री शुरू करो, IT वगैरह की या कोई भी, तो हम आपको जो है वो कुछ पैसे देंगे एसेट वगैरह खरीदने के, बिल्डिंग वगैरह खरीदने के। ठीक है, एक ये हो जाती है। या फिर जी लेबर के आपको पैसे देंगे। ठीक है, ये क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं। अब इनकी क्या ट्रीटमेंट्स हैं, और अगर ब्रीच ऑफ द ग्रांट कंडीशंस हो जाती हैं, भाई गवर्नमेंट ग्रांट जब ग्रांट दे रही है तो कुछ कंडीशंस भी लगा सकती है, और अगर वो ग्रांट्स की कंडीशंस ब्रीच हो जाएंगी तो क्या होगा? तो ये सारी मामला, ये सारे चीजों की ट्रीटमेंट्स हम लोग इस स्टैंडर्ड में IS20 में सीख रहे हैं। ठीक है। जी। नेक्स्ट वी विल मूव टू द IS23 बोरिंग कॉस्ट। IS23 बोरिंग कॉस्ट जो है वो हमारा देख रहे हो आप क्या जी? मेरे हिसाब हमारा जो है, अब मेरे लेसन आप कह रहे होगे कि यार कोई 34 मिनट्स का, कोई 47 मिनट्स का, कोई भी लेसन जो है वो 1.5 घंटे का, 2 घंटे का नहीं है। तो भाई मैं ब्रीफ चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ इस हद तक जितनी आपके लिए जरूरी है। अननेसेसरी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा था, वो कर रहा था डिस्कस, कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जितनी एग्जामिनेशन में पेपर पास करने के लिए जरूरी है वो सारी चीजें कवर्ड होती हैं। ठीक है। और सेकेंडली जो मेरे मैं जब अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो जो मेरे क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जब मैं क्वेश्चंस लिख रहा होता हूँ तो मैं अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो पॉज कर देता हूँ, ताकि वो टाइम जो मेरा लिखने का टाइम है वो काउंट बीच में ना हो, अ, ताकि लेक्चर्स आपके लिए इफेक्टिव हो। फिर मैं लेक्चर्स को ब्रेक भी कर रहा होता हूँ बीच पे, पर्टिकुलर इसके ऊपर कि भाई वो 1.5 1 घंटे की वीडियो बन के स्टूडेंट के लिए बोरिंग ना हो जाए। ठीक है। जी सही है। तो IS23 बोरिंग कॉस्ट यार, एक एसेट जो कि हम लोग किसी क्वालिफाइंग पर्पस के लिए ले रहे हैं, जो कि
प्रिपेयर होने में, कंस्ट्रक्ट होने में एक सब्सटेंशियल पीरियड यानी कि साल या उससे ज्यादा का अरसा ले रहा है, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह लग रही है उसको हम लोग बोरिंग कॉस्ट करते हैं। और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की जा सकती है, कब की जा सकती है, कब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होती है, कब हम लोगों को कैपिटलाइजेशन उसकी रोकनी है, कब हमने उसकी कैपिटलाइजेशन को सीज करना है, ये सारी चीजें IS 23 में हो। ठीक है। जी नेक्स्ट स्टैंडर्ड हमारा होगा IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हमारी दो तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती है। एक होती है रेंटल प्रॉपर्टीज। रेंटल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जिससे हमने किराया कमाना है। अब किराया कमाने वाली जो हमारी प्रॉपर्टीज है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन वाली, कि भाई पड़ी हुई है, जब वैल्यू बढ़ेगी बेच देंगे। सही। ठीक है। तो ये दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में। अब इनकी क्लासिफिकेशंस किस तरह करनी है, अच्छा जी, और कौन सा स्टैंडर्ड कब लगना है, IS 16 कब लगना है, IS 40 कब लगेगा। इसके अंदर दो मॉडल्स हमारे पास होते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल, दोनों के ट्रीटमेंट्स। अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे जाना है तो क्या ट्रीटमेंट होनी है, फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे जाना है तो क्या ट्रीटमेंट होनी है, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। और ये जब खत्म होगा हमारा तो हम लोग फिर लाइव सेशन में इसके एग्जाम किट MCQ ब्रेक्स कर रहे होंगे। ठीक है। यानी कि एग्जाम किट्स के MCQs इसके अंदर हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है। जी जी ये ठीक। वाले जो लेसन होंगे टॉपिक्स के, ये आप इसके रिकॉर्डिंग्स देख रहे होगे। रिकॉर्डिंग्स देख के हम लोग लाइव सेशंस में एग्जाम क्वेश्चंस की, MCQs की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो रही होगी। ऑब्वियसली कोई इश्यूज होंगे लेक्चर्स जो आपने देख चुके होंगे, वो भी आप डिस्कस कर रहे होंगे मेरे साथ। ठीक है। जी ठीक है। आगे बढ़ रहे होंगे IS 36 इम्पेयरमेंट के ऊपर। इम्पेयरमेंट, सडनली एसिड हम लोग लेके यूं जा रहे थे, हमसे गिरा, डैमेज हो गया। गिरने से पहले वैल्यू थी 1000 की, गिरने के बाद हो गई 700। अब सडनली वैल्यू गिर गई है 300 से, वो क्या है, वो इम्पेयरमेंट है। अब इम्पेयरमेंट के हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं, इंटरनल इंडिकेटर्स, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, वो देखोगे। फिर इम्पेयरमेंट को किस तरह हमने कंप्यूट करना है, रिकवरेबल अमाउंट को किस तरह कंप्यूट करना है, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट या वैल्यू इन यूज, इनकी ट्रीटमेंट्स के बारे में सीखोगे। ठीक है। फिर कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होते हैं और उनकी इम्पेयरमेंट किस तरह होती है, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देख रहे होंगे। ठीक है। सही। तो जब वो देख चुके होंगे तो फिर हम लोग आगे आके अगेन इसके एग्जाम किट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। IS 38, उसके बाद आ रहा होगा IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या है, एग्जाम किट इंटेंजिबल एसेट्स कौन से, वो एसेट्स जो कि नजर नहीं आते, वो एसेट्स जिनको हम लोग महसूस नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, जैसे कि लाइसेंस, जैसे कि पेटेंट्स, जैसे कि ब्रांड्स, जैसे कि सच्चा प्यार। ठीक है ना। सही है। तो इंटेंजिबल एसेट्स की क्या ट्रीटमेंट होगी, इनको रिकग्नाइज क्या करना है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स की डेफिनेट लाइफ है, यानी कि 5 साल है, 10 साल है, तो उसकी अमोर्टाइजेशन होगी, उसकी क्या ट्रीटमेंट है। अगर इनडेफिनेट लाइफ है, यानी कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल कोका कोला, जो कि 100 100 साल, 150 100 साल से चलते हुए आ रहे हैं, अब उनकी हम्म। लाइफ तो नहीं निकाल सकते आप, इजंट इट। सही। हम्म। ठीक है ना। तो अब उसके केस में क्या करना है, भाई उसके केस में क्या करना है, वो ट्रीटमेंट आप इसके अंदर देख रहे होगे। फिर जी, अगर रिसर्च कॉस्ट है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, अगर डेवलपमेंट कॉस्ट है तो क्या ट्रीटमेंट होगी। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग IS 38 में देख रहे होंगे। जी ठीक ठीक। है। और फिर अगेन एग्जाम किट के MCQ के क्वेश्चन हम लोग जो है वो इसके अंदर कर रहे होंगे। और फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ जा रहे होंगे, IFRS 5 हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। कौन से एसेट्स जो हैं वो हेल्ड फॉर सेल के लिए हेल्ड फॉर सेल ऑपरेशन एसेट्स, वो एसेट्स जिनके ऊपर हम लोग थप्पा लगा देते हैं कि भाई बस अब ये बिकने के लिए पड़े हुए हैं। ठीक है, हमने इसे यूज करके नहीं कमाना,
बेच के वन ऑफ इनकम ले लेंगे। तो कब हेल्ड फॉर सेल एसेट, किन की 5 कंडीशंस क्या हैं वो इसके अंदर देख रहे होगे। अगर वो 5 कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हमने क्या करना है, फिर एसेट के साथ क्या करना है, उसकी क्या प्रेजेंटेशन वगैरह होगी, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस क्या हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होगी, ये इसके अंदर आप पढ़ोगे, सीखोगे, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जब हमारा हो जाएगा, फिर अब आपके इम्पोर्टेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड आ जाएगा, वो है IFRS 15 रेवेन्यू रिकग्निशन एंड कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये वो स्टैंडर्ड है जो आपके पास MCQs में भी आ सकता है, जो आपके पास OTQs में भी आ सकता है, जो आपके पास नीचे सेक्शन सी में भी आ सकता है। यानी कि सेक्शन सी में जहां पे आपके पास फाइनल अकाउंट्स के पब्लिश सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सवाल में भी आ सकता है, रेशोस में भी इसकी बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकग्निशन भी, ठीक है। अब रेवेन्यू रिकग्निशन के हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, वो 5 स्टेप्स क्या है, ठीक है। और उसके बाद रेवेन्यू रिकग्नाइज करना है कि ट्रीटमेंट क्या, फिर जी कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स है अगर, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी क्या ट्रीटमेंट होंगी, उनका रेवेन्यू वगैरह किस तरह रिकग्नाइज करना है, ओवरऑल पूरी गपशप इसके ऊपर होगी। ठीक है, ठीक हो गया। ये कर लेंगे। फिर ऑब्वियसली इससे रिलेटेड MCQs वगैरह हम लोग देख रहे होंगे। फिर हम लोग अगले इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड की तरफ आ रहे होंगे, IFRS 16 लीजेस। अब देखो, अब जितने भी स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो कहीं पे भी लग सकते हैं। लीजेस आपका सेक्शन सी में भी आ सकता है, बी में भी आ सकता है, सेक्शन ए में भी आ सकता है। इससे रिलेटेड, ठीक है, लीजेस क्या होती हैं, फाइनेंस लीज होती है, शॉर्ट टर्म लीज होती है, सेल एंड फाइनेंस लीज बैक क्या होती है, ये सारी गपशप इसके अंदर रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर IS 37 प्रोविजंस कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट्स, ये आपने F3 में भी पढ़ा हुआ है, बहुत इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये आपके पास फाइनल अकाउंट्स में, सेक्शन बी में, सेक्शन ए में, हर जगह ये आपको वो चिपका के दे सकता है। ठीक है, IS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, कहने को बहुत छोटा सा बुन्ना सा स्टैंडर्ड है, बहुत इजी भी है पढ़ने में, लेकिन इसके क्वेश्चन अक्सर लोगों को जो है वो घुमा देते हैं, और यही वजह है कि ये सेक्शन ए बी में तो आ ही जाता है, सेक्शन सी में इसके थोड़े से कम चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन IS 12 के पास आ रहे, टैक्सेशन। टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ठीक है, यानी कि ये सेक्शन ए में भी लग सकता है, सेक्शन बी में भी लग सकता है, सेक्शन सी में भी लग सकता है। और फाइनल अकाउंट से अगर क्वेश्चन आ गया तो एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर तो दे ही देता है। ठीक है, कम से कम 1 से 2 मार्क्स की। और बेसिकली क्या होता है जी, देखो किसके ऊपर है ये स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है बेसिकली क्या कि अकाउंटिंग रूल्स आपको पता है डिफरेंट होते हैं, टैक्सेशन रूल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, एक चीज को जी, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, जिसने F6 का पेपर, टैक्सेशन का पेपर पढ़ा हुआ है, वो तो ये बात फौरन पकड़ लेगा, या जिसको थोड़ी बहुत अकाउंटिंग की नॉलेज है, जो उसका वर्किंग एक्सपीरियंस है, वो भी ये बात पकड़ लेगा। देखो, एक होती है हमारी अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन, ठीक है, और उस डेप्रिसिएशन को टैक्स वाला, रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला नहीं मानता, वो अपनी तैयारशुदा डेप्रिसिएशन देता है कैपिटल अलाउंसेस के नाम से, राइट। तो कैपिटल अलाउंसेस आपको एक दफा अलाउ कर देता है, और उसके बाद जो है वो आपसे पैसे लेता है। तो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट हो रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के डिफरेंसेस होते हैं, टेम्पररी डिफरेंस होते हैं, जिसके आपको एग्जांपल दिए गए होते हैं परमानेंट डिफरेंसेस, जैसे कि फाइन्स, पेनल्टीज वगैरह। अब इनकी ट्रीटमेंट्स क्या होंगी और किस तरह हमने लेके चलना है, ये सारी चीजें हम लोग IS 12 टैक्सेशन में आ, सीख रहे होंगे, देख रहे होंगे, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड MCQs कर रहे होंगे। फिर IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू क्या है, किस तरह की मेजरमेंट होनी है, कौन, अच्छा जी, इसके क्या लेवल्स हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होंगी। फिर IS8 चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स और एरर्स, बहुत बेबी स्टैंडर्ड है, बचपन में पढ़ा हुआ है लेकिन करना है,
और ये इसके ऊपर भी सवाल पूछ लेता है। फिर IS2 इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV है वो, ये हमारा एक रिवीजन है, ऑब्वियसली दैट्स इट। ठीक है, IS41 एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, इस इनकी क्लासिफिकेशंस वगैरह, इनकी ट्रीटमेंट्स वगैरह, और फिर हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो MCQs कर रहे होंगे। फिर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ रहे होंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो बेसिकली बहुत कम लोगों के पास सेक्शन सी में आता है, 100 में से कह लो 1 या 2 लोगों के पास। अदरवाइज सेक्शन ए और बी में तो इसके MCQs वो ठा करके दे देता है, इसलिए हमें ये देखने हैं और फिर इससे रिलेटेड हम लोग MCQs वगैरह देखने हैं। हमारे तकरीबन देखो सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ तक कंप्लीट हो गए, और जब ये सारे स्टैंडर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम लोग फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जिसके अंदर हम लोग सिंगल एंटिटी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि बैलेंस शीट्स, SOFP वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वगैरह कर रहे होंगे। और ऑब्वियसली क्या सर इसकी प्रैक्टिस किस तरह होगी? इसकी प्रैक्टिस यार मैं आपको जो है वो एक्सेल पे ही करवा रहा हूँ, क्योंकि आपने एग्जाम में क्वेश्चन किस पे सॉल्व करना है? एक्सेल में। एक्सेल पे। ठीक ठीक हो। है, ये हो जाएंगे। तो आपका देखो प्रिंसिपल्स ऑफ कंसोलिडेशन, बेसिक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, उससे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर एग्जाम के क्वेश्चन, फिर एसोसिएट्स क्या होते हैं, जब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ रही होंगी। एग्जाम के MCQ ब्रेक्स आ रहे होंगे, ग्रुप डिस्पोजल आ रहा होगा, ब्रेक्स आ रहे होंगे, पास पेपर्स के क्वेश्चन यानी कि बड़े क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी के, वो आ रहे होंगे। फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशोज, रेशोज क्या है, किस तरह कंप्यूट होते हैं, उसका हमने एनालिसिस किस तरह करना है। ठीक है ना? जी। देखो रेशियोज तो हर कोई कंप्यूट कर लेता है, और रेशियोज की जो कंप्यूटेशन के जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम होते हैं कितने? वो मैक्सिमम होते हैं 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 5, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, इस तरह के मार्क्स हमें मिल रहे होते हैं। तो हम्म। असल इशू क्या होता है? असल इशू होता है कि इसके जो एनालिसिस लिखने वो किस तरह लिखने। ठीक है, सही। बच्चे की जान निकल रही होती है, स्टूडेंट की जान निकल रही होती है जब उसके कंप्यूटेशन तो बहुत, कंप्यूटेशन का तो चीता होगा, यू रेशोस निकाल के दे देगा। ठीक है, हम्म। इशू होगा जब उसको थ्योरी लिखनी होगी। ठीक है, अब एग्जामिनर जो है ना, पिछले 1.5-2 साल से बड़ा शाना हो गया, बल्कि 2 साल से ज्यादा ही। ठीक है, शाना किस तरह से हो गया? पहले वो क्या करता था, पहले वो सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मिक्स करके रेशियोज को दे दिया करता था खाली। ठीक है, अब वो क्या करता है, अब वो ये करता है कभी तो सिंगल एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसको मैंने फाइनल अकाउंट्स बोला है आपको, उसके साथ कभी मिक्स कर रहा है, किसी को दे रहा है, किसी को वो दे रहा है कंसोलिडेशन के साथ। ठीक है, मिक्स करके दे देता है, तो लोगों को वो जो है वो मुश्किल हम्म। लगता है। और फिर ऑब्वियसली जो देसी बच्चा है और जिसकी इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो वैसे ही वो उसको थ्योरी लिखने में प्रॉब्लम हो रही होती है कि यार मैं लिखूं किस तरह। ठीक है, अगर जी। वो सोचे कि जी मैं एग्जामिनर का सोल्यूशन देखता हूँ, एग्जामिनर का सोल्यूशन एक बड़े प्रोफेशनल स्टाइल में लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके पास लिखने के लिए टाइम बहुत होता है, और फिर जो उसके हेडिंग्स होते हैं और उसके जो मैटर होता है वो एक्सपर्ट्स बैठ के लिख रहे होते हैं। आप एक तो अभी इतने एक्सपर्ट नहीं है, फिर दूसरा वो तो फुर्सत से बैठ के बड़ा मौज में मूड बना के बैठ के लिख रहा होता है। आपने लिखना कुछ पूरा पेपर करना है 3 घंटे के ऊपर, ऊपर से आपको, आपके ऊपर तलवार लटक रही होती है टाइम की। ठीक है, फिर टेंशन में अलग होते हो कि पेपर लटक गया तो जी बच्ची से पढ़नी है मार, गालियां पढ़नी है, तो अम्मा अब्बा से जो है फेंटे पढ़ने हैं। ठीक है, आपको वो टेंशन भी होती है, तो आप ऑब्वियसली उस स्टैंडर्ड का लिख भी नहीं सकते। ठीक है, तो किस तरह लिखना है? बेसिकली लिखने की अगर मैं आपको एक वर्ड, एक लाइन में टेक्निक सिखाऊं, टेक्निक बताऊं, तो क्या है वो? आपने देखो वाई, वाई सिनेरियो पे बात करनी है कि वाई, वाई के एक रेशो, फॉर एग्जांपल सेल्स का रेशो अच्छा है, तो उस आपने अब उसके वाई, क्या उसके सिनेरियोज बन सकते हैं, क्यों, और वो कहाँ से उठा रहे होगे? वो सिनेरियो से उठा रहे होगे। ठीक है, हम्म। कनेक्ट कर रहे होगे सिनेरियो से, रीजनिंग दे रहे होगे, रीजनिंग वाई, वाई पे बात कर रहे होगे, तो अच्छे खासे मार्क्स आप उससे
गेन कर सकते हो। ठीक है, ये एक इसकी छोटी सी टेक्निक है, और इसी पे हमने बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि हमने ये सीख लिया। तो वन ऑफ द मेन रीजन कि बच्चा जो F7 का पेपर, जो फाइनेंस रिपोर्टिंग का पेपर अगर बच्चा फेल करता है तो क्यों करता है, उसकी रीजन ही यही होती है। ठीक है, और इसी पे हमने बहुत ज्यादा वर्किंग करनी है, थ्योरी पे। जी सही है। ठीक है। ठीक होगी। अच्छा जी, अब हमारा जो पेपर फॉर्मेट है, तब से मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में हमारा जो क्या आते हैं जी, 15 मार्क्स, सॉरी 15 MCQs होते हैं, 2 मार्क्स ईच के। ठीक है, तो कितने आ जाते हैं, 30। 30 मार्क्स के। ठीक है। सेक्शन बी में OTQs होते हैं। ठीक है, OTQ ब्रीफ सिनेरियोज होंगे। ठीक है, जिनकी 5 रिक्वायरमेंट्स होंगी। हम्म। वो ट्रू और फॉल्स भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, वो MCQ भी हो सकते हैं। ठीक है, 5 रिक्वायरमेंट्स है, 2 5 10 ये भी हो गए। ओवरऑल 60 मार्क्स जो है वो समझ लो आप MCQ में पास है। ठीक है, और तुम्हें 2 मार्क्स याद होंगे, फिर सी आ जाता है। हमारी नहीं, आवाज आ रही है लेकिन स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आवाज अभी आई है। ओके, फिर आपका आ जाता है सेक्शन सी। सॉरी, एक सेकंड। अच्छा जी, सेक्शन सी में आपके पास 2 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जी। अच्छा जी, सेक्शन सी में आपके पास अगेन 2 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। एक क्वेश्चन होगा 20 मार्क्स। ठीक है, और अमूमन जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो कहाँ से आ रहे होते हैं, वो कंसोलिडेशन, रेशोस और फाइनल अकाउंट्स, ये 3 जगह से आपके क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स ईच। और सही ये है। हमें आई सॉल्व करने या तो MS वर्ड पे या एक्सेल पे। ठीक है, और इसकी हम लोग बकायदा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे वो हो, और इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स भी मिल रहे होंगे, जो कि आप मुझे टाइमली भी, जो भी आपको डेडलाइन होगी उस पर आप मुझे करके दोगे। ठीक है, अगर आप करके दोगे उसमें आप पे ये फायदा है कि आपको बकायदा फीडबैक मिल रहा होगा कि आप किस तरह का परफॉर्म कर रहे हो, और ऑब्वियसली फिर आप उसके मुताबिक अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे होगे, रादर देन कि आप एग्जाम में जाके डायरेक्ट 25,000 और दे के प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपको हम्म। फीडबैक मिल रहा होगा और आप इम्प्रूव कर रहे होगे। और जी सही है। ठीक है ना, अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली फिर एग्जाम में जाके प्रैक्टिस करोगे, और उसका फिर आपको पता है सिनेरियो क्या होता है। सही। ठीक है ना, हम्म, ठीक हो गया। तो ये है हमारा इसका सिनेरियो।